वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है और 11th क्लास में जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चैप्टर नंबर 2 पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। होप आप सभी ने वो दोनों वीडियो देख लिए होंगे। ये तीसरा वीडियो है यानी कि पार्ट 3 है इस पे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे थर्ड वीडियो है ये। और इसमें हम समझने वाले हैं जो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 क्लासेस थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमेलिया, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है, अब एक एक कैटेगरी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी? मोनेरा, ठीक है। तो मोनेरा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले मोनेरा जो है वो किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। मतलब किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स मतलब इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाएं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस ना हो, जिसमें जेनेटिक मैटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ हो, ठीक है। साइटोप्लाज्म समझते हो ना? देखो अब ये अब नए हैं, हो सकता है कुछ एक को साइटोप्लाज्म ना पता हो, तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ये एक सेल है, ठीक है। ये क्या है? एक सेल है। और ये क्या है? मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ये मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो एक कंटेंट होता है पूरा, इसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। समझ पाए आप इस बात को? यानी कि ये जो मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जैसे न्यूक्लियस भी होगा इसमें, ये मान लीजिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनल जो है उनको अगर आप छोड़ दें, उसके बाद जो मेम्ब्रेन के अंदर ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं इसको। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है ऐसे मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनल्स को छोड़ के वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। मैं फिर रिपीट करता हूं, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इस मेम्ब्रेन के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट है सब कुछ वो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। वो पूरा संयुक्त रूप से उसको आप प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है सब कुछ, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को छोड़ के, मेम्ब्रेन से घिरे हुए जो ऑर्गेनल्स रहते हैं जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं उनको छोड़ के मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। क्लियर ही बात? तो अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये ऐसे सेल होते हैं दोस्तों जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है मतलब डीएनए वगैरह ये ऐसे बिखरा हुआ रहता है सेल के अंदर, तो ज्यादा डेवलप्ड सेल नहीं है ये, ठीक है। तो जो सेल जिनमें जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ रहे और सेंटर में बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर ना हो, ठीक है, वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें पाए जाते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स, वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और ये किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स है, मतलब मोनेरा में मैक्सिमम क्या सारे ही लगभग वो होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, ठीक है। होप आप इस चीज को समझ पाएंगे। इसको हमेशा याद रखना दोस्तों, ठीक है। कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर क्या ये लेक्चर नीट के लिए भी है? देखो नीट के लिए एक अलग से सीरीज में बनाऊंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बट आफ्टर 11th सिलेबस, ठीक है। 11th सिलेबस के बाद में अगर समय बचा इस साल तो बनाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लोड वाली दिक्कत नहीं है, जो भी करेंगे अच्छे से उसको करते चलेंगे, ठीक है। तो मेन फोकस इस साल 11th पे रहेगा। लेकिन कई स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं कि नीट के लिए भी क्या ये वीडियोस एप्लीकेबल हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसके साथ साथ अगर आप बनाते चलें तो नीट की प्रिपरेशन भी आपकी होती चलेगी। और अगर सिर्फ आपको 11th की प्रिपरेशन करनी है तो इन्हीं वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं अच्छे से तो आपकी 11th की प्रिपरेशन होती जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो होप इस चीज़ से कई स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और इस तरीके के जो सवाल आते हैं मेरे पास वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो समझ गए होंगे कि अब उन्हें क्या करना है, ठीक है। क्लियर है ये बात? देखो मोनेरा क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। मोनेरा मोनो मतलब मोनेरा बना है मोनो से, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। तो ये सिंगल होते हैं, इंक्लूड प्रोकैरियोट शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है।
ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये सिंगल सेल होते हैं हमेशा, ठीक है। मतलब मोनेरा कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं होते दोस्तों। हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, इस फिंगर के अंदर ही करोड़ों सेल होंगे, ठीक है। लेकिन मोनेरा की कहानी ऐसी नहीं है। मोनेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल के बने हो, मतलब एक सेल खत्म तो उनकी जिंदगी भी खत्म। हमारी बॉडी में एक सेल खत्म तो हमारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमारी बॉडी में करोड़ों सेल डेली बनते हैं और करोड़ों सेल डेली मरते जाते हैं। अब सेल बनने और बिगड़ने वाली स्थिति थोड़ी सी बताता हूं, मजेदार है। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो हम में जितने सेल बन रहे हैं उससे कम सेल मर रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ होती जाती है, हम साइज में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अभी एडल्ट स्टेज में क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने सेल बन रहे हैं लगभग उतने ही सेल मर रहे हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो लगभग कांस्टेंट सा रहता है, ठीक है। इसके बाद जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे जब हम, तो उसके बाद क्या होगा, हमारी बॉडी में जो सेल मर रहे हैं वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू जितने सेल नए बन रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो ज्यादा सेल मरते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो डैमेज होती चली जाएगी और एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और फाइनली फिर इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर्ली ऑर्गन काम नहीं कर पाते तरीके से, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो हम मल्टी सेलुलर है, हम में सेल बनना और मरना ये सब चलता रहता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं। इनमें सेल के मरने का मतलब है ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो गया, क्योंकि एक ही सेल क्या बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आप समझ पाएंगे। अब ये जो मोनेरा होता है उनकी कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली बात, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, मेन मेंबर यही है। कौन है? बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया को हमेशा याद रखना, आगे और आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे मोनेरा में कौन आता है, कुछ भी याद ना आए तो सीधे बैक्टीरिया बोल देना, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट टर्म यूज कर दिया, इसका मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। हमारे स्टमक के अंदर ही, हमारे इंटेस्टाइन, हमारे जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सॉरी, जो हमारे इंटेस्टाइन्स होती हैं उसके अंदर ही 600 प्रकार की प्रजातियां हैं बैक्टीरिया की। 600 नंबर नहीं बोल रहा हूं, 600 प्रजातियां बोल रहा हूं। करोड़ों अरबों बैक्टीरिया है हमारे पेट के अंदर ही। इतने से एरिया में लगभग करोड़ों बैक्टीरिया है हमारे अंदर। लेकिन मजे की बात यह है कि सारे हमारे दोस्त हैं। कुछ बैक्टीरिया बुरे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाने वाले इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बात बता दी मैंने। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। और ये सबसे ज्यादा अबंडेंट क्यों है? ये भी कमाल की बात है। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट इसलिए है क्योंकि ये ऐसी ऐसी जगह सर्वाइव कर सकते हैं जहां पे दूसरे लिविंग का सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। नॉर्मल कंडीशन में तो सभी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह, बहुत ज्यादा गर्मी मतलब डेजर्ट वगैरह में भी ये सर्वाइव कर लेंगे। बहुत ज्यादा ठंड वाली जगह, अंटार्कटिका वगैरह, या बहुत ठंड है जहां पे, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर, -70, -80, मतलब ह्यूमन या किसी लिविंग का सर्वाइव कर पाना मुश्किल है, वहां भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट जो होते हैं, लावा मतलब जो बिल्कुल बहुत खौलता हुआ पानी रहता है, ऐसे जो बहुत गर्म वाली जगह है, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है इस जगह पर, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे भी कई बार जो ये बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसलिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दोस्तों जो अलग अलग वैरायटी में भी सर्वाइव कर सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा भी ये दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर ये बात। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया की 4 मेन कैटेगरी है। इनके स्ट्रक्चर के आधार पे 4 मेन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और भी कैटेगरीज इनके आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि मोटे तौर पे बैक्टीरिया कितनी कैटेगरी है, तो मोटे तौर पे एनसीईआरटी में जो गिवन है वो ये है। 4 मेन कैटेगरी है बैक्टीरिया की। सबसे पहला स्फेरिकल कोकस, दूसरा रॉड शेप बैसिलस, तीसरा कॉमन शेप विब्रियम और चौथा स्पाइरल स्पिरुलम, ठीक है। अब ये क्या है इनको समझते हैं। सबसे पहले बात स्फेरिकल कोकस, ठीक है। देखो सबसे पहली बात ये क्या लिखा हुआ है मैंने, पीएल कोकाई। इसका क्या मतलब होता है? पीएल मतलब प्लूरल, कोकाई, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। तो अगर आप एक बैक्टीरिया की बात करोगे तो कोकस बोलोगे, अगर आप बहुत सारे बैक्टीरिया की बात करोगे तो कोकी बोलोगे। ऐसे आप एक बैक्टीरिया की बात करोगे तो आप बैसिलस बोलोगे, बहुत सारे बैक्टीरिया की बात करोगे तो बैसिली बोलोगे, ठीक है।
एक बैक्टीरिया की बात करोगे तो विब्रेम बोलोगे, बहुत सारे बैक्टीरिया विब्रो। स्पिरुलम एक बैक्टीरिया, स्पिरुला बहुत सारे बैक्टीरिया। कभी भी बैक्टीरियम शब्द लिखा हो, बैक्टीरियम मतलब एक बैक्टीरिया की बात कर रहा है, और कभी भी बैक्टीरिया शब्द लिखा हो तो पूरी बैक्टीरिया की जो जनजाति है, स्पीशी है, प्रजाति है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो सिंगुलर है, यूएम आ जाए तो मतलब प्लूरल है, सिंगुलर है, और अगर यूएम ना आए तो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, याद करने का तरीके इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले जो कैटेगरी है वो स्फेरिकल कोकस है, स्फेरिकल कोकस। ठीक है, देखो स्फेरिकल कोकस नाम से ही क्लियर है, स्फेरिकल होता है ये कैसे होते हैं, ये होते हैं स्फेरिकल। ठीक है, जैसे यहां पे देखते हैं ये। ठीक है, तो स्फेरिकल कोकस, तो कभी भी किसी बैक्टीरिया के बाद में लिखा हो कोकस, कभी भी किसी बैक्टीरिया के लास्ट में लिखा हो कोकस, तो उसका मतलब समझ लेना वो कैसा है दोस्तों, वो स्फेरिकल है। ठीक है, जैसे स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, मैं लिख देता हूं यहां पे, एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस, ये सब आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के लास्ट में क्या आ रहा है, कोकस। ठीक है, कोकस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कोकस आ रहा है तो मतलब क्या हो गया, ये कौन सी कैटेगरी का बैक्टीरिया हो गया, ये कोकस बैक्टीरिया, कोकस कैटेगरी का बैक्टीरिया हो गया। इस टाइप के दिखते हैं, ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर होगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्लियर ही बात। ठीक है, रॉड शेप बैसिलस दूसरा होता है, रॉड शेप बैसिलस। तो देखो नाम से क्लियर है, रॉड शेप होता है ये। ठीक है, जैसे रॉड शेप कौन सा है इसमें से, ये। ठीक है, तो रॉड शेप ऐसे रॉड के शेप से होते हैं ये इस तरीके से, और इनके जो हेड होता है थोड़ा सा बल्ज पार्ट होता है, तो उसमें स्पोर कहते हैं उस पार्ट को। ठीक है, ये जो बल्ज पार्ट है इसको क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। और ओवरऑल अगर इनका स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसा रहता है, रॉड शेप सा रहता है, थोड़ा लंबा रॉड शेप स्ट्रक्चर इनका होता है। ठीक है, तीसरी जो कैटेगरी है कॉमा शेप्ड होते हैं, और कॉमा शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उनको विब्रम कहते हैं, और अगर बहुत सारे हुए तो विब्रो कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कॉलेरा एक बीमारी है जिसको कहते हैं हेजा हिंदी में, बहुत तेजी से फैलती है। ठीक है, तो कॉलेरा किससे होता है, कॉलेरा का अगर कोई आपसे पैथोजन पूछे तो कॉलेरा होता है बैक्टीरिया से, विब्रो कॉलेरी से। ठीक है, तो विब्रो कॉलेरी तो कौन सा बैक्टीरिया है, ये किस कैटेगरी का बैक्टीरिया है, ये इस कैटेगरी का बैक्टीरिया है, मतलब कॉमा शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जो कॉलेरा डिजीज को करने वाला बैक्टीरिया है उसके नाम से हमें पता पड़ा है कि वो कौन सी कैटेगरी का बैक्टीरिया है, वो कॉमा शेप्ड है, मतलब विब्रियम है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये इस तरीके के दिखते हैं, देखो कॉमा कॉमा से दिख रहा है ना, कॉमा शेप्ड होते हैं ये। ठीक है, फोर्थ है स्पाइरल स्पिरुलम। स्पिरुलम बैक्टीरिया होते हैं स्पाइरल शेप के। ठीक है, स्पाइरल कैसे होता है शेप, इस तरीके का स्पाइरल शेप है। ठीक है, लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से धागे नुमा संरचना होगी इनकी। ठीक है, इस तरीके से थ्रेड्स हल्के हल्के बाहर भी निकले होंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी है, स्पिरुलम कैटेगरी है। स्पिरुलम कैटेगरी कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं शेप्स में। ठीक है, क्लियर ये बात। तो ये 4 मेजर कैटेगरी है बैक्टीरिया की, ये स्ट्रक्चर भी आप याद रखना, 1-2 नंबर में पूछता है तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर भी इस तरीके से आप बना देना, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रिशन इन किंगडम मोनेरा। अब ये आप समझ चुके हैं, बेसिक बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मोनेरा क्या होता है, बैक्टीरिया आते हैं मेनली इसमें, और कौन कौन से कैटेगरी के बैक्टीरिया हैं, कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन किंगडम मोनेरा। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब होता है खाने को जो इनटेक करने से लेकर खाने को पचाना, इंगल्फ करना, खाने को फिर पचाना, फिर कैसे एब्जॉर्ब होता है, खाने से रिलेटेड सारी प्रोसेस, मतलब फूड इनटेक से लेकर सारी जो प्रोसेस होती है खाने से संबंधित, वो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कैसे करते हैं किंगडम मोनेरा वाले। ठीक है, मतलब मोनेरा किंगडम के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, तो दे शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि देखो मैंने आपको बताया था कि प्लांट ही मेनली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसमें। ठीक है, प्लांट तो मेनली ऑटोट्रॉफिक है लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो आपके बैक्टीरिया भी कुछ एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं और आपके हिटोट्रॉफिक तो है ही। ठीक है, हिटोट्रॉफिक तो सभी हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, खुद अपना खाना नहीं बना सकते, वो हिटोट्रॉफिक होते हैं। और कुछ एक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, ये सब चीजें अभी आगे और पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्लियर है ये बात।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहली बात तो ऑटोट्रॉफ्स क्या है, देखो दीज आर एबल टू फॉर्म देयर ओन फूड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जैसे कि हमने भी बात की, मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक तो सिंपल है कि जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एबल टू फॉर्म देयर ओन फूड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अपना खाना खुद बना सकते हैं, मेनली प्लांट आते हैं ऑटोट्रॉफ्स में, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं जैसे कि ये हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड भी दो तरीके का शो करते हैं। ये कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरीके का ऑटोट्रॉफिक मोड शो करते हैं, या तो वो होंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक या फिर वो होंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या है और कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या है, देखो इस वर्ड को अगर अपन स्प्लिट करें, बायोलॉजी में स्प्लिट करके पढ़ना सीखिए आप। अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं तो फोटो प्लस ऑटोट्रॉफ और कीमो यानी केमिकल प्लस ऑटोट्रॉफ। फोटो मतलब होता है लाइट, मतलब लाइट से संबंधित है ये ऑटोट्रॉफ, और ये केमिकल से संबंधित है ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया में अलग, ऑटोट्रॉफ्स में सबसे पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय रिड्यूसिंग CO2 यूजिंग लाइट। लाइट को यूज करके, ठीक है, लाइट को यूज करके ये क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। ये कौन सा मोड है, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड है मोनेरा का, ठीक है। दूसरा क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये क्या करते हैं, दे फॉर्म देयर फूड बाय एनर्जी ड्राइव फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। ये अपना खाना बनाते हैं केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेकर, ठीक है। ATP जो भी अलग अलग एनर्जी के फॉर्म्स होती हैं, उस फॉर्म में एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन वो एनर्जी कहां से निकलती है या कहां से यूज होती है, कहां से डिराइव होती है, केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, दे फॉर्म देयर फूड बाय एनर्जी ड्रिवन बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। RXN हो सकता है पहली बार आपने देखा हो, RXN शॉर्ट में लिख देते हैं रिएक्शन को, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे, ये चीजें समझ लो, कई बार आगे बहुत ज्यादा यूज होंगी है, ठीक है। शॉर्ट में इसको रिएक्शन को RXN लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए अब बात करते हैं मोनेरा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अभी हमने न्यूट्रिशन इन मोनेरा देखा, अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन मोनेरा, मतलब मोनेरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रजनन। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी एक कॉपी क्रिएट कर पाने की एबिलिटी, खुद पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग यानी कि एक संतान, एक कॉपी बन पाना, ठीक है। ये जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ताकि कोई भी स्पीशीज दुनिया में मेंटेन रह सके, उसकी जनरेशन आगे चलती रहे। दूसरी बात ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसकी कॉपी रहना जरूरी है, क्योंकि उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके पूर्वजों के, वो उसके थ्रू ही आगे उससे बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक आप समझ चुके हैं कि मोनेरा में कैसे होता है। रिप्रोडक्शन मेनली अकर बाय बाइनरी फिजन। मोनेरा में बात करें तो बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन क्या होता है, बाय मतलब टू, ठीक है, फिजन मतलब टूटना, ठीक है। तो कोई सेल जो है, ये एक सेल है, ठीक है, ये बाइनरी फिजन इसमें कैसे हुआ, ऐसे टूटेगा, तो इससे कितने सेल बन गए, 2 बन गए, ठीक है। ये है बाइनरी फिजन, अमीबा वगैरह में आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो ये बाइनरी फिजन से ही रिप्रोडक्शन करता है मोनेरा भी, मतलब इसी तरीके से बैक्टीरिया भी स्प्लिट होगा और 2 नए बैक्टीरिया बनेंगे, ठीक है। एक खास बात यहां पे ये है कि ठीक है बाइनरी फिजन से बन रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये जो सेल है ये डॉटर सेल्स हैं और ये पेरेंट सेल है, ठीक है। तो ये जो डॉटर सेल और पेरेंट सेल है, क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब क्या ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ये डॉटर सेल और पेरेंट सेल आइडेंटिकल हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है। क्योंकि इसका जो क्रोमोसोम है ये एज इट इज इसमें ट्रांसफर हुआ है इन सेल्स में। इसका क्रोमोसोम और इसके क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं है। अगर क्रोमोसोम डीएनए जो हमारा होता है वही अगर किसी में डाल दिया जाए नए ऑर्गेनिज्म में, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जैक्टली वो सेम ही होगा, क्योंकि डीएनए ही पूरे आपके फिजिकल और जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है, ठीक है। तो मेनली जो सेल है, अगर उसका जेनेटिक मैटेरियल यानी कि डीएनए क्रोमोसोम पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाए नए सेल्स में, तो अगर डीएनए ही बिल्कुल सेम एक्यूरेट, तो 100% ये बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे, एक तरीके से क्लोन है आपस में, ठीक है। इसीलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको इमॉर्टल भी कहा जाता है। इमॉर्टल यानी कि अमर। क्यों? क्योंकि ये जो है, मान लीजिए पिता है, ये इनके बच्चे हैं, फिर इनके बच्चे, ठीक है। तो यहां पे पिता, बच्चे, दादा, पोता सब सेम है। क्यों सेम है?
क्योंकि क्रोमोसोम बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रांसफर हो रहा है नई जनरेशन में। तो अगर ये मर जाए तो फिर ये रहेंगे, ये मर जाए तो इससे आगे वाली जनरेशन रहेगी, तो एग्जैक्टली सेम ही तो थे सारे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं मोटे तौर पे कि किसी की भी डेथ नहीं हुई, ठीक है। इसीलिए इनको सिंगल सेलुलर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होता है, इनको कई बार इमॉर्टल भी कह दिया जाता है। और मोनेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, बाइनरी फ्यूजन शो करता है, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, गैमेट फ्यूजन। गैमेट क्या होता है, जैसे मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवा, ये गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स वो सेल होते हैं जो किसी नए ऑर्गेनिज्म को बना पाने की एबिलिटी रखते हैं। यहां से एक सेल लूं तो क्या इससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, नहीं। लेकिन अगर हमारी बॉडी से स्पर्म जो कि गैमेटिक सेल है उसको लिया जाए तो वो एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की एबिलिटी रखता है। ये भी एक सेल है, स्पर्म भी एक सेल है, लेकिन डिफरेंस है। हमारी बॉडी में तरह तरह के सेल हैं, ब्रेन के सेल अलग काम करते हैं, ये सेल अलग काम करते हैं। तो ऐसे सेल जो किसी नए ऑर्गेनिज्म को बना पाने की क्षमता रखते हो उसे क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं, ठीक है। और दो अलग अलग मेल और फीमेल के गैमेट को अगर फ्यूज करें तो उससे जाइगोट से आगे जाके एक नया ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बायोलॉजी में ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ठीक है। तो उससे नई संतान का निर्माण होता है, ठीक है। ये होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी है ये, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल एब्सेंट है, पाया जाता है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। और इन सम केसेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर, कुछ केसेस में, सब में नहीं लेकिन कुछ केसेस जो होते हैं इसके मोनेरा के, उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूं। जेनेटिक मतलब जीन डीएनए क्रोमोसोम वाली बात कुछ कर रहे हैं हम। रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बाइन करना, ठीक है। क्लियर ये बात, देखो ये एक बैक्टीरिया का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, ये एक बैक्टीरिया का जीनोम है और ये दूसरे बैक्टीरिया का जीनोम है। अब मुझे क्या करना है, इसमें कुछ परिवर्तन लाना है। तो मैंने क्या किया, इसका जेनेटिक क्रोमोसोम लेके इसमें मिला दिया, ठीक है। अब इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी दोस्तों, अलग हो गई, ठीक है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, समझना इस चीज को ध्यान से, ठीक है। देखो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये ठंडी जगहों पे रह सकता है, कोल्ड कंडीशन में भी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। और ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत तेजी से डिवाइड कर सकता है। तो मुझे एक ऐसा बैक्टीरिया बनाना है जो कोल्ड कंडीशन में, सर्दी में भी जीवित रह पाए, जिंदा रह पाए लंबे टाइम तक, और जो बहुत तेजी से अपनी कॉपी बना सकता हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जीन जो है वो इसमें कंबाइन कर दूंगा, इसके डीएनए में इसको मिक्स कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसका जो डीएनए है उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब इससे जो बैक्टीरिया बनेंगे आगे, उनमें ये दोनों खूबियां होंगी, ठीक है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किया जाता है ताकि हमारे पर्पस सॉल्व हो सके। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे और हायर क्लासेस में जाके आप पढ़ेंगे कि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो बैक्टीरिया का होता है उसमें ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन के फेजेस होते हैं। वो अभी नहीं पढ़ना है इतना डिटेल में, आगे हायर क्लासेस में आएगा, ठीक है। इसे आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया ही है ये भी एक, लेकिन कुछ अलग है। क्या अलग है इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्के बैक्टीरिया, देखो एक बात ध्यान रखना, किंगडम जो होता है, किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, किंगडम से ऊपर, ठीक है। दो टाइप की कैटेगरी है बैक्टीरिया में, ठीक है। बैक्टीरिया में दो टाइप के डोमेन है, कहते हैं। एक डोमेन तो है बैक्टीरिया का, कौन सा डोमेन है, एक तो बैक्टीरिया का डोमेन है कौन सा, यू बैक्टीरिया, और दूसरा बैक्टीरिया का डोमेन कौन सा है, आर्के बैक्टीरिया। समझ पाए, बैक्टीरिया किंगडम से भी ऊपर जो इनकी क्लास है, टेक्सोनॉमिकल क्लास, वो है डोमेन। और डोमेन दो टाइप के हैं, एक तो यू बैक्टीरिया और एक कौन सा बैक्टीरिया है आपका, आर्के बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं, सब यू बैक्टीरिया में ही आता है। आर्के बैक्टीरिया कुछ अलग है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया क्या होता है, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज, हैलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफिल्स एंड मार्शी एरियाज, मिथेनोजेंस, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्यों अलग हैं,
क्योंकि बहुत ज्यादा, देखो एक नॉर्मल बैक्टीरिया, LAB की बात कर लेते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब लैक्टोबैसिलस नॉर्मल बैक्टीरिया, दूध को दही बना देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में भी रह रहा है, ज्यादा आप गर्मी वाली कंडीशन में ले जाओगे मर जाएगा, ये ज्यादा आप सर्दी वाली कंडीशन में ले जाओगे मर जाएगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आर्के बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो ये एक ऐसे बैक्टीरिया है जो स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? मोस्ट हार्श हैबिटेट, बहुत ज्यादा कष्टप्रद और हार्श कंडीशन में भी ये जिंदा रह पाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया, बहुत ज्यादा सॉल्टी जो एरिया होते हैं उसमें जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। इनमें वो काबिलियत है। देख जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं, आपको ध्यान होगा, जो मछली होती है वो जो मीठे पानी वाली, जो तालाब और नदियों वाली मछलियां अलग होती हैं, समुद्र वाली मछलियां अलग होती हैं। अगर हम नदी वाली मछली को समुद्र में डाल देंगे तो वो मर जाएंगी, और समुद्र वाली मछली को अगर तालाब में डाल देंगे तो भी वो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस कंडीशन के लिए नहीं बनी है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, जैसे मान लीजिए ये एक कंडीशन ले लेते हैं, ये बहुत ज्यादा सॉल्टी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन है, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, तो इसके अंदर भी सॉल्ट का कंडीशन जो होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अंदर भी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है? जब अंदर कंसंट्रेशन या तो इससे भी ज्यादा होता है सॉल्यूशन से, या फिर इससे कम होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सलाइन कंडीशन जो होती है उसमें, सॉल्ट वाली कंडीशन जो होती है उसमें ये सर्वाइव कर पाते हैं, और ऐसी कंडीशन, सॉल्ट, एक्सट्रीम सॉल्ट वाली कंडीशन को हैलोफाइल्स कहते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरिया हैं वो हैलोफाइल्स होंगे, ठीक है। क्लियर ये बात? दूसरी बात, हॉट स्प्रिंग, बहुत ज्यादा गर्म जगहों पे, थर्मल वेंट्स वगैरह, ठीक है, वहां पे रह पाता है। और ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन में जो रह पाए, थर्मो एसिडोफाइल्स कहलाते हैं वो, ठीक है। एंड मार्शी एरियाज, मार्शी एरिया क्या होते हैं? दलदली क्षेत्र, तो दलदली क्षेत्र में भी जिंदा रह पाते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो दलदली क्षेत्र में जिंदा रह पाते हो उन्हें कहते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, मीथेन होता है ना, CH4, ठीक है। तो मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ज्यादातर मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। मार्शी गैस होती है ये, CH4, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मार्शी गैस कहते हैं इसको, ठीक है, मीथेन को। तो जैसे मार्शी गैस है वैसे मिथेनोजन ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मार्शी कंडीशन में रहते हैं, मार्शी कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ एक विशेष प्रकार के होते हैं ये भी, ठीक है। क्लियर है बात? आर्की बैक्टीरिया, और बातें समझते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. Their cell membrane is constituted by branch chain lipids. देखो ये जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया, बहुत हार्श कंडीशन में, हमने ये सब पढ़ा कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इनकी जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो अलग है, ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया कंपैरिजन में, ठीक है। बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में, बिल्कुल होती है, सेल वॉल भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा बैक्टीरिया में, ठीक है। प्लांट में सेल वॉल होता है, बिल्कुल होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। एनिमल में, हमारी बॉडी में सेल वॉल होता है, नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है बस, ठीक है, याद रखना इन चीजों को। तो इसका जो सेल वॉल है वो डिफरेंट है दूसरे जो बैक्टीरिया होता है उनके कंपैरिजन में। दूसरी बात, इनके सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, ये तो अपने सेल वॉल की बात की, ठीक है, इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं, ठीक है। जनरली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दूसरे बैक्टीरिया में, जो इनकी मेम्ब्रेन होती है उसमें, लेकिन इसमें ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स ब्रांच फॉर्म में लिपिड्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? समझ गए ना ये? इसके बाद मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रुमिनेंट्स एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलोज, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। देखो मिथेनोजेंस गट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। गट्स मतलब पेट वाली जो पार्ट है वो, ठीक है। और रुमिनेंट एनिमल मतलब क्या होता है? जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय भैंस ये सब, तो उनके जो पेट होता है, ठीक है, गाय भैंस वगैरह का जो पेट होता है उसमें पाया जाता है ये मिथेनोजन बैक्टीरिया। मतलब ये उनका फ्रेंडली बैक्टीरिया अंदर ही होता है उनकी बॉडी में, ठीक है। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। और उनका जो गोबर होता है, उनका जो डंग होता है, ठीक है, काउ डंग या जो उनका डंग है, मेनली वेस्ट है, उसमें से ये क्या प्रोड्यूस कर पाते हैं?
ये गैस प्रोड्यूस कर पाता है, कौन सी, बायोगैस। ठीक है, आपने देखा होगा बायोगैस प्लांट में भी हम यही कर रहे हैं। ठीक है, जो काउडंग है उसको फिल करके मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया को उसमें डाल देते हैं, तो वहां से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। तो नेचुरली ये प्रोसेस उनके स्टमक में शुरू हो जाता है, और मेनली इसमें इन्वॉल्व कौन होता है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात, जो कि आर्के बैक्टीरिया की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, मतलब आर्के बैक्टीरिया की एक कैटेगरी होती है ये भी। ठीक है, समझ पाए इस बात को आप, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। और भी कुछ चीजें रहती हैं इसमें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।